हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज की वीडियो में हम स्टैट्स की दूसरी क्लास लेकर आए हैं और बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा, यानी डेटा को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, उसका क्या तरीका है, क्या पैटर्न है और किस तरह से हम उसे डील कर सकते हैं। ये सारी बातें हम आज की क्लास में सीखेंगे। बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आपको दे सकें। इंस्ट्रूमेंट की कमी है पर कोशिश की जा रही है कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे आगे का। बच्चों स्टैट्स के बारे में लास्ट क्लास में हमने आपको काफ़ी चीज़ें बताई और उसमें छोटी सी बातों को मैं एक दो बात को शुरू से स्टार्ट करके दोबारा हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो स्टैट्स के अंदर स्पेशल क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं सिस्टमाइज्ड, यानी सिस्टमाइज पैटर्न तैयार करना। वो डेटा के साथ ऐसी अरेंजमेंट करता है, ऐसी कंटिन्यूटी करता है जिससे कि एक सिस्टमाइज मैनर उसे मिल सके। दूसरा हम बात करते हैं कि इसे सिस्टमाइज करना ठीक है, पर सिस्टमाइज करने के साथ उसे वेल ऑर्गेनाइज करके डिफाइन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था स्टैट्स के अंदर बच्चों, स्टैट्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात बताई थी हमने, ये कहा था कि हमारे पास कोई भी गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए जो पैटर्न यूज़ होता है उस पैटर्न को हम स्टैट्स के थ्रू डिफाइन कर पाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं बिजनेस के बारे में जान सकूं कि किस जगह वो बिजनेस चल सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट नेसेसरी है, कितनी मैन पावर हमें चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी फुलफिल करने की इन्फॉर्मेशन पहले मैं ले लूँगा और उसके बाद मैं बिजनेस को स्टार्ट करूँगा। यानी प्रॉब्लम, यानी कोई भी समस्या है, कोई भी गोल अचीव करने के लिए बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होगा, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को हम डेटा में कन्वर्ट करेंगे और डेटा पे क्लासिफिकेशन और बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे उसे कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, बड़े बड़े दूसरे रूल्स के अंदर, और रूल्स में कन्वर्ट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर हम डिसीजन ले सकें। जैसे कि पिछली क्लासेस में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की थी। मैंने कहा जैसे मोदी जी ने कहा है कि 2022 तक सभी के पास अपना घर होगा, तो उन्होंने हवा में उड़ते हुए बात कह दी होगी, ऐसा कहना गलत होगा बच्चों। उन्होंने सेंसस यानी डेटा के ऊपर, सेंसस से डेटा लिया और उसके ऊपर बहुत सारी ऑपरेशन, बहुत सारी क्या नाम है कंडीशन लगाई और यानी रिजल्ट को फाइन करा गया पहले और उसके बाद काम किया। वो हमारे जो सिलेबस में है, बीकॉम के सिलेबस में है, हमें बेसिकली क्या सीखना है, हमें सीखना यही है कि डेटा क्या क्या है आपके पास और डेटा पे ऑपरेशन कौन कौन से लग सकते हैं और किस तरीके से वो अप्लाई होगा, ये हमें सीखना है कमिंग क्लासेस के अंदर। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर हाँ आज की वीडियो में मैं क्लासिफिकेशन समझाऊंगा आपको बच्चों, यानी डेटा को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है वो आज की वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। देखो हमने बताया कि सारी बातें नहीं, सारी की सारी जड़ स्टार्ट होती है कहाँ से बच्चों, स्टैट्स से। यानी हमारा जो एम है, यानी जो हम स्टार्ट करें वो स्टैट्स स्टार्ट करें। अब स्टैट्स के अंदर जो हमें पढ़ना है, दो टाइप के पार्ट है। मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहा था, इसलिए दोबारा से स्टार्ट करें यहाँ से कि आप लोगों को दिक्कत ना लगे, चीजें समझ में आए। तो पहला पार्ट आता है डेटा, ठीक है, और दूसरा बच्चों क्या होता है, इसे हम दूसरी फॉर्म में भी कर सकते हैं बच्चों, क्वांटिटी, क्वांटिटिव। और बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां बच्चों मैटर रखता है किसका, क्वालिटी के बारे में बच्चों, क्वालिटी। अब क्वांटिटी और क्वालिटी, हमारे सिलेबस में क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ गुडविल और कई सारे टॉपिक आते हैं जो आगे चल के आप पढ़ोगे, ठीक है। हम अपनी क्लास के अंदर केवल क्वांटिटी की बात करेंगे, डेटा के ऊपर बात करेंगे। तो बच्चों डेटा को दो टाइप में ब्रेक किया गया है। पहले पार्ट को बोला गया है अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, और दूसरे पार्ट में बच्चों इसे कहा गया है ग्रुप डेटा। क्या कहा गया, ग्रुप डेटा। अब कमाल की बात है कि ये डेटा, ग्रुप डेटा सर बना कैसे और क्या लॉजिक था, क्या स्टार्ट। देखो बेटा स्टार्टिंग
हर चीज़ की स्टार्टिंग बहुत ही बेसिक फंडे के साथ स्टार्ट होता है। जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है उसके अंदर और भी चेंज आता रहता है, उसी तरह से इसके अंदर भी बहुत सारा चेंज आ रहा है। उस चेंज को हमने समझना है और कैसे करना है वो स्टार्ट करें बेटा। तो बच्चों देखते हैं हम हमारे पास जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर बच्चों अगर कहूँ मैं तो मेनली आपकी क्लास यहीं से स्टार्ट होती है, यानी यहीं से टॉपिक आपका मेनली स्टार्ट हो रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो बच्चों हम डेटा के बारे में बात कर रहे थे, डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या इसकी इंफॉर्मेशन होगी। हमने बोला क्या, अनग्रुप और ग्रुप। बच्चों अनग्रुप और ग्रुप इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक एक करके, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं प्रॉपर ढंग से डील करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखो अनग्रुप में बच्चों दो पार्ट होते हैं, सॉरी एक पार्ट होता है अनग्रुप के अंदर। अनग्रुप में हम इसको इंडिविजुअल के नाम से भी जानते हैं, इंडिविजुअल। और बच्चों ग्रुप को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। यानी डेटा को उन्होंने क्लासिफाई किस फॉर्म में किया, अनग्रुप में, जिसका दूसरा नाम क्या है, इंडिविजुअल है, और दूसरा क्या है, ग्रुप में, जिसका दूसरा नाम है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इसकी जरूरत क्या हुई, कैसे आया, कहाँ। सुनो बच्चों, स्टार्टिंग में हर चीज़ की स्टार्टिंग बहुत ही बेसिक के साथ होती है, तो पहले हम इंडिविजुअल के साथ स्टार्ट करेंगे। इंडिविजुअल में हम जो डेटा के बारे में बात करें वो बहुत ही बेसिक है। कहने का मतलब है जब हमारे पास 8 या 10 मेंबर है, मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, 8 और 10 बच्चे हैं, और मुझे कोई भी ऑपरेशन लगाना, उन पे मीन लगाना है या मीडियन लगाना है या कुछ भी लगाना है, वो ऑपरेशन 8 या 10 बच्चों पे करना है। तो ऐसी कंडीशन में यानी मुझे उनकी मान लो एज के ऊपर काम करना है, उनकी एज का कलेक्शन करना है, उनका एवरेज निकालना है, एज का एवरेज, या फिर हाइट का एवरेज निकालना है। तो मैं सबकी हाइट लिखूंगा और उसको कैलकुलेट करके यानी जो भी सम करूंगा डिवाइड कर दूंगा उस नंबर से, वो अलग चीज़ है। तो वही चीज़ उसके लिए हमारे डेटा कैसा है, तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास डेटा आता है इंडिविजुअल में बच्चों, तो इंडिविजुअल में हमारे पास डेटा किस फॉर्म में आएगा, वो किसी भी नंबर की फॉर्म में आएगा, और वो बहुत ही कम होंगे बच्चों, क्वांटिटी में बहुत कम होते हैं, 2, 4, 6, 8 समथिंग कुछ ऐसे, 10 मान लीजिए। ये हमारे पास ऐसा डेटा आ गया। मतलब हम 4, 5 या 10 बच्चों पे काम कर रहे हो, तो स्टार्टिंग हम जब 5 या 10 बच्चों के साथ कर रहे हो तो वहाँ पर इंडिविजुअली फॉर्म होती है। इंडिविजुअली का मतलब क्या है, हर एक मेंबर एक बार आ रहा हो, उसकी जो भी है उसकी रिप्रेजेंटेशन हो वो 1 टाइम्स हो, तो वो इंडिविजुअल के नाम से डिनोट किया गया। पर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मेरी क्लास है, इस क्लास के अंदर 5 बच्चे बैठे हैं फिलहाल, तो 5 बच्चे बैठे हैं, तो मैं क्या करूँगा, उन बच्चों की जो भी हाइट है या फिर उनकी एज है तो वो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, तो जो भी है इस फॉर्म में, और तो इस फॉर्म को हम इंडिविजुअल बोलेंगे। पर क्लास में ऐसा क्या होता है कि जब क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हो जाते हैं, उस टाइम पे इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मान लीजिए ये इंडिविजुअल तब है जब हर एक नंबर का एक ही पर्सन है, मगर अगर ऐसा होता है कि मेरी क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं और उन 20 बच्चों में एक बच्चे की इनकम, जिससे 2 बोला मैंने, एक बच्चे की मान लो हाइट मान लो 2 फुट है, 2 मीटर है, मान लीजिए 2 फीट या 2 मीटर, तो ऐसे बच्चे कितने हैं, ऐसे बच्चे अगर 3 हुए तो हम क्या करेंगे, इसे 3 बार ना लिख करके क्या करेंगे, उन्हें फ्रीक्वेंसी से डिफाइन कर देंगे। क्योंकि आपको बता दूं, जैसे ये जो डेटा और हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें अगर कहा जाए तो अकाउंट का पार्ट है, और अकाउंट के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदार और बड़ी फर्म है या संस्था है, उस संस्था को हम बोलते हैं ICAI, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसी तरह से स्टैट्स के अंदर एक दूसरी संस्था है जो सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो संस्था है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू पास हुई है। उसी तरह से स्टैट्स के ऊपर भी एक ऐसी संस्था बनी है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ द एक्चुरियल साइंस ऑफ इंडिया, यानी एक्चुरियल साइंस ऑफ इंडिया, जिसे IAI बोलते हैं। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 2006 या 2007 में वो फॉर्म स्टार्ट हुई थी।
तो वो भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ही पास हुआ है और गवर्निंग बॉडी क्या उसकी प्रॉपर इसी तरह से काम कर रही है। तो वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से अकाउंट के सारे डेटा या सारी इंफॉर्मेशन आपकी यूज़ होती है, लीगल फॉर्म में यूज़ होती है, कोर्ट में दिखाई जा सकती है, उसी तरह स्टैटिक्स भी इसकी जो रिपोर्ट होती है या इसके थ्रू जो डिसीजन लिए जाते हैं उनके ऊपर कोई भी क्रिटिक्स ना रहे, उसके लिए इसे भी कोर्ट के अंदर यूज़ किया जा सकता है। तो यूज़ करने का मतलब है आप कोई चीज़ कैसे भी लिख देंगे तो उसका मतलब वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं डिफाइन हो पाया तो फिर उसकी वैल्यू कम होगी, उसको जज भी नहीं करेगा कोई जो भी जज होगा। पर यहाँ पर इसीलिए स्टैटिक्स को एक प्रॉपर फॉर्म दी गई है, ऐसी फॉर्म से डिफाइन किया गया है जिसमें कुछ भी अननेचुरल या अनबिहेवियरल ना लगे, अजीब ना लगे। तो देखो बच्चों, रिपीटेशन यानी किसी नंबर को 4 बार लिखना और काउंट करना, दिस इज टोटली नॉनसेंस। दैट्स व्हाई इफ द रिपीटेशन इज गिवन देन वी कैन जस्ट राइट द कंडीशन थ्रू द इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब हम क्या करेंगे, अगर कोई नंबर बार बार रिपीट होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी से उसे डिफाइन करेंगे। इंडिविजुअली में एक बार आया था, मैंने एक बार लिख दिया, ठीक है। और डिस्क्रीट में क्या होगा, जब कोई नंबर फ्रीक्वेंट होना शुरू होगा यानी कई कई बार आएगा तो हम उसे रिपीटेशन से दिखाएंगे। मान लो ये 4 है, इसकी 4 की रिपीटेशन हुई। बच्चों 4 की रिपीटेशन क्या हुई, 6 टाइम्स आई। 6 की रिपीटेशन 3 टाइम्स आई। 8 की रिपीटेशन 2 टाइम्स आई। तो जब कोई नंबर फ्रीक्वेंट होने लगे यानी बार बार रिपीट होने लगे तो हमें डिस्क्रीट की जरूरत पड़ती है। इंडिविजुअल में, दोबारा बता रहा हूं, इंडिविजुअल में एक बार ही आती है सारी फॉर्म। डिस्क्रीट में क्या होता है, हर डिजिट जब रिपीट होने लग जाती है तब हमें क्या लिखना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी से डिफाइन करना पड़ता है। पर बच्चों अगर आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ पर्सन हो या आइडेंटिटीज हो तो उस केस के अंदर हम इससे भी इसको डिफाइन नहीं कर पाते। मान लीजिए एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम में 500 बंदे बैठे हुए हैं और हमें क्या करना है, एवरेज इनकम निकालिए उन 500 बंदों की। तो 500 बच्चों की या 500 बंदों की जो इनकम है वो निकालेंगे कैसे। अगर मैं एक एक करके बच्चों से पूछता हूँ कि हाँ बेटा आपकी इनकम कितनी है, तो एक बंदा कहता है कि सर मेरी 8,745 रुपये 56 पैसे है। दूसरे से पूछा, उसने कहा 9,342 रुपये 58 पैसे। तीसरे से पूछा 12,656 रुपये 47 पैसे। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉसिबल कंडीशन कि हम एक एक बंदे की इनकम को डिफाइन कर पाएँ। ऐसे केस के अंदर बच्चों मैं आपको बताऊं, ऐसे केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम वहां पर क्लास इंटरवल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जैसे मैंने बोला कि 1 से लेकर 10,000 यानी जिसकी सैलरी 0 से 10,000 तक के बीच में है, उसमें यानी 0 से 10,000 के बीच में जिनकी सैलरी है, कितने ऐसे बंदे हैं। मैं अगर ये पूछता हूं तो वहां खड़े होकर बंदों ने हाथ खड़े कर दिया और मैंने उन्हें काउंट कर लिया, तो मेरे लिए इजी मैनर हो गया। मैंने कहा भाई जिनकी सैलरी 10,000 तक यानी 10,000 तक यानी 9,999 रुपये 99 पैसे तक है, प्लीज रेज योर हैंड्स। तो अपने हाथ खड़े मैं आराम से काउंट कर लूंगा। फिर ऐसे क्या हुआ, मैंने बोला जिसकी सैलरी 10,000 से लेकर 20,000 यानी 19,999 रुपये 99 पैसे तक है, वो बड़े हाथ बेटा खड़ा कर दो। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। फिर मैंने कहा जिसकी सैलरी 20,000 से लेकर 30,000 तक है, वो हाथ खड़े कर दें, तो उन्होंने कर दिया। और ऐसे ही मैंने कहा जिसकी 30,000 से ऊपर है वो अपने हाथ खड़े कर दो, तो उन्होंने कर दिया। तो उनमें से 100 बंदे और मिल गए। इस तरह से मैंने 500 बंदों को डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, इंपॉर्टेंट बात, स्टैट्स कभी भी किसी बात की श्योरिटी नहीं देता। स्टैट्स हमेशा प्रिडिक्शन देता है और वो प्रिडिक्शन जो भी आप जिस एम से आप कर रहे हो उसके बहुत नियर होते हैं। जरूरी ना वो एग्जैक्ट हो जाए वो। मतलब अगर मैं किसी फर्म को एक जगह स्टार्ट करवा रहा हूं तो उस स्टार्ट कराने के बाद उसके रन करने के चांसेस क्या है, तो ये निकालने का जो काम होगा वो स्टैट्स के थ्रू होगा। तो जब स्टैट्स के थ्रू होगा तो जरूरी नहीं है कि इसने कहा कि 90% चांस है कि ग्रो कर गया, ठीक है जी, तो 90% ही रिजल्ट आए, हो सकता है 100% रिजल्ट आ जाए, 93% रिजल्ट आ जाए, हो सकता है 88 आ जाए या 70 आ जाए। मतलब स्टैट्स
एक तरह से ऐसा फॉर्मेट है या ऐसी कंडीशन है जो अपने रिजल्ट को इस तरह से डिजाइन करता है जो नियरेस्ट टू द रिजल्ट हो, यानी जो भी हमने गोल असाइन किया है उस गोल के बहुत आसपास हो, सेम हो, ऐसा श्योर नहीं है। यानी आसपास होगा, यानी जो भी मैं रिजल्ट बोला हूँ उसके आसपास हो जाएगा, यानी कम या ज़्यादा या बराबर। अब ये मैंने कह दिया कि 90% चांस है रन करने के और बिजनेस क्या हुआ 20% पे ठप हो गया, ये कहना गलत हो जाएगा। मतलब आपने जो स्टैट्स के अंदर टूल्स लगाए हैं या फिर डेटा लिए हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, उससे रिजल्ट गलत होगा और उस गलत रिजल्ट के कारण जो डिसीजन लोगे वो भी गलत होगा। यानी मुझे कोई भी काम करना है, कोई भी फर्म, यानी आप बताऊं आपको कि हर एक फर्म, यानी आजकल हर एक फर्म अपने लिए एक प्रिडिक्टर जरूर असाइन करते हैं जिससे कि वो पॉलिसी के अंदर इस तरह से चेंज करें कि उनकी क्या नाम है ग्रोथ हो सके, मार्केट में उनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़े। तो कई सारे फंडे के लिए एक क्या नाम है पॉलिसी मेकर वहाँ वो करवाते हैं, उनका जो भी है, यानी आजकल हम कह सकते हैं डेटा एनालिसिस्ट होता है वो बच्चों, ऐसे कुछ है, मुझे एग्जैक्टली वो नहीं। तो वो बच्चों क्या करता है, वो काम ही यही करता है, वो जितनी भी डेटाज होते हैं उन डेटा को इस तरह से तैयार करता है या इस तरीके से काम करता है कि उससे आने वाले रिजल्ट्स के बारे में वो पहले ही प्रिडिक्ट करते हैं और उस प्रिडिक्शन के बेस पे डिसीजन ले सकें। जितने अच्छे डेटा होंगे और उनके टूल्स होंगे उस रिजल्ट से उतने ही अच्छे डिसीजन लिए जा सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो हमारा डेटा अगर अच्छा है, टूल्स हमने सही लगा रखे हैं, मैनर सही इस्तेमाल किया है, अगर सिस्टमाइज मैनर नहीं है, प्रॉपर मैनर में नहीं है, छोटी सी गलती हो जाती है तो रिजल्ट गलत आएगा। रिजल्ट गलत आएगा तो उसके बेस पे जो डिसीजन लेंगे वो भी गलत हो जाएगा। तो कहने का सीधा मतलब यही है बच्चों कि अगर हम डेटा को सिस्टमाइज तरीके से यूज़ करते हैं, वेल ऑर्गेनाइज करके यूज़ करते हैं और उस पर टूल लगाते हैं तो जो एरर होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं बच्चों, या नहीं भी होते हैं। तो उस केस में जो रिजल्ट हमें मिलता है उस रिजल्ट पे जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन क्या होते हैं, बड़े ही फाइन और बड़े ही अच्छे होते हैं हमारे बिजनेस के लिए या फिर किसी भी इंटरप्राइज जो भी रन कर रहा हो, जिस तरीके का बिजनेस चल रहा है उसमें डिसीजन मेकिंग का काम है। अगर कहें बात तो सारा का सारा इसमें जो काम है, स्टैट्स जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये सब क्या कर रहा है, इस तरीके से डेटा का अरेंजमेंट कर रहा है, इस तरह से उस पर रिजल्ट या टूल्स यूज़ कर रहा है या उसको परफॉर्म करवा रहा है जिससे कि जो हम रिजल्ट डिसाइड करें, जो क्या नाम है डिसीजन लें, वो मैच्योर और प्योर हो सके। तो इसलिए हम ये स्टैट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस स्टैट के टॉपिक के अंदर आपको क्लियर बता दूं, ये 3 ही फॉर्म है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इन 3 ही फॉर्म के ऊपर हम टोटल स्टैटिक्स पढ़ डालेंगे। अब इसके अंदर हम क्या सीखेंगे, यानी कमिंग क्लास के अंदर हम सेंट्रल टेंजेंसी, आज तो मैंने बस सिर्फ इंट्रो दिया दोबारा से क्योंकि स्टार्टअप लास्ट क्लास का हमारा बहुत अच्छा नहीं था और थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी हेल्थ में भी और बाकी चीज़ें भी, तो इसलिए नहीं, मगर आज की क्लासेस से कंटिन्यू प्रॉपर फॉर्म में चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सेंट्रल टेंजेंसी के साथ बच्चों स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो जो आपको मिलेगी वो सेंट्रल टेंडेंसी यानी AM, GM, HM को रिलेट करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। और अब कंटिन्यू वीडियो मिलेगी आपको, बीच में ब्रेक हो गई थी 1-2 दिन के लिए, बट थोड़ा सा बोर्ड वगैरह का इशू था तो हम कर रहे हैं, ठीक कर दिया उसको। तो बाकी देखते हैं, थोड़ी सी ब्लर का इशू है तो आप थोड़ा पेशेंस रख के करेंगे तो मैं इसको भी धीरे धीरे करके ठीक कर दूंगा। तो आज की वीडियो बच्चों हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। वीडियो एंड करने से पहले आपको बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबा लें जिससे कि आपको कमिंग वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और कोरोना वायरस की प्रॉब्लम सभी के लिए बहुत टिपिकल है, बच के रहिए, स्टे होम, बी सेफ, अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें और डिस्टेंस मेंटेन जरूर करें। अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें। इसी के साथ मैं ओवर करता हूं, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।